हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। लास्ट लेक्चर में हम आवेशन की विधियां पढ़ चुकी हैं, चार्जिंग मेथड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे आवेश का मात्रक और आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आवेश का मात्रक अगर हमको लिखना हो कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। ठीक है, तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। एक साइंटिस्ट था कूलॉम, उसने ये दिया था, डी कूलॉम ने, तो उसी के नाम पे इसका मात्रक पड़ा था कूलॉम। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है जिसको बोलते हैं हम स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे, स्टेट कूलॉम। ठीक है, और इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन था ना, उसने दिया था इसको। ठीक है, तो इसको एक फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं। एक फ्रैंकलिन में होता है, या एक कूलॉम में, सॉरी, एक कूलॉम में होता है 3 × 10⁹। ठीक है, 10⁹ स्टेट कूलॉम। इसको ESU से दिखा देते हैं, या फिर आप ऐसे लिख भी सकते हैं, स्टेट कूलॉम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपको आ जाए कि एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। जो हमने कूलॉम लिखा है ना, इसकी अगर डेफिनेशन देनी हो तो किस तरीके से देते हैं। देखो, एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, करंट बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे चैप्टर्स में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक चैप्टर आएगा जिसमें धारा होगी, वहां पे इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से अगर मुझको Q निकालना हो तो Q क्या मिलेगा, देखो, तो यहाँ से अगर मुझको Q निकालना हो तो Q बराबर होगा I × T। तो यहाँ से अगर मात्रा लिखना हो तो कूलॉम का मात्रा क्या होता है, 1 कूलॉम। तो 1 कूलॉम बराबर करंट का होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड, तो इसको एम्पियर सेकंड। तो यहाँ से हम कूलॉम की अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, एक कूलॉम आवेश की आवश्यकता होगी अगर हमको 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक फ्लो करवाना है। तो समझ आ गई बात। चलिए, तो स्टेट कूलॉम हो गया, कूलॉम हो गया। एक और इसका बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैराडे। इस मात्रक को हम क्या बोलते हैं, फैराडे। हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा फैराडे। एक फैराडे में क्या होता है सर, हमको ये भी बता दीजिए। इसमें होते हैं 96,500 कूलॉम। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा मात्रक होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलॉम होते हैं। और देखिए, वैसे जो कूलॉम होता है ना, कूलॉम भी अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक होता है। देखिए, इसकी लिखने की चिंता आप मत कीजिएगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में। हो सकता है इस वीडियो के साथ नहीं मिले, 2-4 दिन के बाद मिल जाएंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, सारे टॉपिक के आपको नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर से मिल जाने हैं। देखिए, कूलॉम अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसको भी हम छोटे मात्रक में तोड़ देते हैं। एक इसको हम बोलते हैं 1 मिली कूलॉम। 1 मिली कूलॉम में सर कितने कूलॉम होते हैं। मिली का मतलब जहां भी आपको दिख जाए तो मिली का मतलब आप हमेशा लिखोगे 10⁻³ तो 10⁻³ कूलॉम। ऐसी देखिए, अगर आपको 1 कहीं पे दिया हो 1 माइक्रो कूलॉम, इसको क्या बोलते हैं, 1 माइक्रो कूलॉम। 1 माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻⁶, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ कूलॉम। एक होता है नैनो कूलॉम, इसको हम क्या बोलते हैं, नैनो, टाटा नैनो। नैनो का मीन्स होता है 10⁻⁹ ना से नैनो, 10⁻⁹ कूलॉम। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पिको। तो 1 पिको कूलॉम में कितने होते हैं, 1 पिको कूलॉम में इसमें होते हैं 10⁻⁻12 कूलॉम। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो उसमें हो सकता है कि ये वैल्यूज हों, तो इसीलिए मैंने इनको ये बता दिया है, आपको जरूरत पड़ सकती है इनकी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक छोटा मोटा सा। तो ये हो गए उसके चार्ज के, आवेश के मात्रक। अब हम पढ़ेंगे गुण।
किसके गुण पढ़ेंगे सर? अब हम पढ़ेंगे किसके गुण पढ़ेंगे सर? आवेश के गुण, कि आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। देखिए पहला गुणधर्म आवेश का, आवेश है एक राशि अदिश। अदिश का मतलब सर इसकी कोई दिशा नहीं होती क्या? बिल्कुल बच्चा लोग, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। ठीक है, आवेश की कोई भी दिशा नहीं होती, तो इसलिए ये कैसी राशि है? ये है अदिश राशि। इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई दिशा फिक्स नहीं है कि उत्तर दिशा में ही होगी, दक्षिण दिशा में होगी। ये किसी भी आवेश के चारों तरफ होती है। बात समझ आ गई? चलिए अब सर दूसरी गुणधर्म बताइए इसकी, आवेश की दूसरी गुणधर्म। देखिए इसमें तीन चीजें आएंगी। तीन चीजें क्या आएंगी? अगर कोई आवेश, मान लीजिए प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है, कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में, मतलब रुका हुआ, जैसे कि मैं रुका हुआ हूं अभी। तो अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो यह आवेश उत्पन्न करेगा एक विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये एक आवेश का गुण होता है कि अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहला गुण। मतलब दूसरे में आप सब डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट में। ए दूसरा, अगर कोई आवेश गतिमान अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? गतिमान अवस्था में, और उसकी जो गति है वो गति भी कैसी है? गति भी कैसी है? नियत। नियत गति से क्या मतलब है? जैसे मान लो आवेश है, आवेश गति कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो लगातार 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गति करेगा। इसका मतलब उसकी गति कैसी है? नियत। तब आवेश करेगा उत्पन्न, क्या करेगा? तब आवेश उत्पन्न करेगा। एक तो करेगा विद्युत क्षेत्र। तो सर आवेश जब होता है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, इसका मतलब बिल्कुल करेगा। अगर कहीं आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आवेश में गति है तो चुंबकीय क्षेत्र भी वो आवेश उत्पन्न करेगा। तो गतिमान अवस्था में अगर कोई आवेश है और उसकी गति नियत है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई आवेश है, मान लीजिए धनात्मक आवेश है, ये गतिमान अवस्था में है। सर गतिमान अवस्था में तो अभी लिया था, रुक जा बेटा सुन ले। गतिमान अवस्था में है, और दूसरी बात इसकी जो गति है वो गति कैसी है? नियत। नियत तो सर ऊपर थी, अरे सुन लो, नहीं है। गति क्या है? नियत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गति में भी परिवर्तन हो रहा है। सर गति में परिवर्तन को तो हम त्वरण बोलते हैं, तो आप ये सीधा बोल दीजिए कि वो त्वरण में है, उसकी गति त्वरणीय गति है। बिल्कुल, एक आवेश है और उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो त्वरणीय गति कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा कोई आवेश है तो वो उत्पन्न करेगा एक विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल करेगा सर, ये तो हमको पता है। और गतिशील अवस्था में तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो सर फिर नया क्या है? नया ये है, अगर गतिमान अवस्था में है और गति नियत नहीं है, गति परिवर्तित हो रही है, तो वो करेगा एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण। तो वो क्या करेगा? आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण भी करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। ठीक है, समझ आ गया यहां तक बात? चलिए अब देखिए अगला। अब आवेश का तीसरा गुण देखिए आप। आवेश का तीसरा गुण क्या है? इसको हम बोलते हैं आवेश का योज्यता का गुण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए आप, बहुत आसान है। मान लीजिए ये एक विलगित निकाय है। सर ये क्या बोल दिया आपने? लिख दीजिए। लिख दिया मैंने, देखो ये क्या है? विलगित निकाय। इंग्लिश में बता दूं मैं तुमको, इसको बोलते हैं फ्री सिस्टम। फ्री सिस्टम, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा निकाय है, ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई और अदर कोई फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसका एनवायरनमेंट से कोई इफेक्ट नहीं है, पर्यावरणीय कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल अलग है। समझ आ गई बात? तो विलगित एक निकाय है।
अब इस निकाय में आवेश हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आवेश है 5 कूलाम और एक आवेश है -2 कूलाम, एक आवेश है -3 कूलाम, एक आवेश है 4 कूलाम, एक आवेश है 1 कूलाम और एक आवेश है 2 कूलाम। तो अगर इस विलगित निकाय का मुझको अगर कुल आवेश निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल आवेश निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, इस विलगित निकाय में जो अलग अलग चार्ज दे रखे हैं, जो अलग अलग आवेश दे रखे हैं, उनका बीजगणितीय योग कर दूंगा तो मुझको इस विलगित निकाय का कुल आवेश मिल जाएगा। बात समझ आई क्या कह रहा हूं? जैसे कि ये विलगित एक निकाय है और मुझे पता करना है इस निकाय पर कुल चार्ज कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस निकाय में अंदर जितने भी चार्ज होंगे भिन्न भिन्न, उन सभी आवेशों को, उन सभी चार्जेस को मैं क्या कर दूंगा, बीजगणितीय योग कर दूंगा। समझ आ गई बात? जैसे कि सर आप बता दीजिए हमको, जैसे कि ये 5 कूलाम में है तो 5, ये -2 है तो माइनस के साथ आएगा, ये -3 है तो -3 हो जाएगा, ये प्लस के 4 है तो प्लस के 4, उसके बाद देखिए ये +1 है और ये प्लस के 2 है, तो टोटल आवेश, कुल आवेश कितना हुआ इस सिस्टम में, तो 4 और 1 5 और 2 7, तो 7 कूलाम इस विलगित निकाय का होगा। समझ आ गई बात? तो किसी भी विलगित निकाय का अगर हमको कुल आवेश निकालना हो तो उस विलगित निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग कर दीजिए आपको उस विलगित निकाय का कुल आवेश मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है योज्यता की प्रॉपर्टी। चलिए देखिए 3 हो गई प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए आप, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चौथी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता, इसका क्या मतलब है सर, ये तो बहुत अटपटा सा लग रहा है, ये देखने में अटपटा है बिल्कुल सरल। इसका मतलब बता दीजिए सर। इसका मतलब है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए ये है एक नाभिक, क्या है, नाभिक, इसमें अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बहुत छोटा है दिख नहीं रहा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं दिखते। इसके चारों तरफ होंगी कक्षाएं, उन कक्षाओं में होंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो सर हमको पता है क्या बेटा? चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति, सर हमको तो ये भी पता है, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन तो गति नहीं करते, प्रोटॉन गति नहीं करते, या फिर नेग्लिजिबल उनकी गति होती है, नगण्य होती है गति, बहुत धीमे गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताओ मुझको कितना होता है बच्चा लोग, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर चार्ज बताओ मुझको, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अंतर इतना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। सर इससे हमको क्या मतलब है? इससे मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तब भी उस पर आवेश उतना है, और प्रोटॉन गति नहीं कर रहा तब भी उस पर आवेश उसी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी आवेश गतिमान अवस्था में हो या फिर वही आवेश अगर रुका हुआ हो, दोनों ही केस में आवेश में कोई बदलाव नहीं आता। दोबारा समझा दीजिए सर। जैसे कि मान लीजिए 5 कूलाम का आवेश है और वो स्थिर अवस्था में है, तो अगर मैं उसमें गति करवाऊं तब भी वो 5 कूलाम रहेगा। इसका मतलब आवेश चाहे गतिशील अवस्था में हो चाहे वो रुकी हुई अवस्था में हो, दोनों ही केस में उसके आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ आ गई बात? देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 3 कूलाम चार्ज है माइनस का,
ठीक है, ये रुकी हुई अवस्था में था। तो इस -3 कूलम्ब की वजह से, और अगर मैं इसी -3 कूलम्ब को क्या करूंगा, अगर मैं इसी -3 कूलम्ब को मैं क्या करूंगा, गति दे दूंगा, ठीक है, तब भी ये चार्ज -3 कूलम्ब ही रहेगा। अंतर क्या आएगा, ये कर रहा था विद्युत क्षेत्र पैदा, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा, लेकिन आवेश का जो परिमाण है वह समान रहने वाला है। समझ आ गई बात? तो इसी को बोलते हैं विद्युत आवेश की निश्चय। ये हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है, हर पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, हर द्रव्य का द्रव्यमान होता है। देखिए आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, अगर कोई द्रव्यमान है किसी भी बॉडी का, अगर उसको हम गति प्रदान करते हैं तो गति के साथ में द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो वो भी कैसी है, ये भी मूलभूत गुण होता है किसी भी द्रव्य का, और आवेश भी किसी भी द्रव्य का क्या होता है, मूलभूत गुण होता है, लेकिन इसमें गति के साथ आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो दोनों में एक सिंपल कंपैरिजन हमने देख लिया। अगली प्रॉपर्टी देखिए अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हम। इनके नोट्स देखिए मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं, वहां जाइएगा, वहां से पढ़िएगा। कोई बात अगर समझ में ना आए तो मुझको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगली प्रॉपर्टी होती है विद्युत आवेश का संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंजर्वेशन। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि आवेश जो आपने अब तक पढ़ा है, इसको ना तो हम कर सकते हैं उत्पन्न, और ना ही आवेश को हम कर सकते हैं नष्ट। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको बस एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में किया जा सकता है स्थानांतरित। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक द्रव्य से इलेक्ट्रॉन दूसरे द्रव्य को दे सकते हैं, दूसरे द्रव्य से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जितना इस हमारे सिस्टम में, इस यूनिवर्स में आवेश है वो संरक्षित रहता है। जितना आवेश अब तक है वही आवेश यहाँ रहेगा। आप कोई नया आवेश बना नहीं सकते और ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। समझ आ गई बात? चलिए सर इसका एक एग्जांपल बता दीजिए आप हमको छोटा सा। तो देखिए चलो अब इस बात को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक विलगित निकाय है, ठीक है। इस विलगित निकाय में एक तो है मेरे पास रेड मार्कर और एक है मेरे पास ब्लैक मार्कर। सर आप ये एग्जांपल क्यों लेते हो, आपको रेड कलर पसंद है क्या? अरे बेटा मेरे पास यही मार्कर हैं। रेड में देखो मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही प्रोटॉन हैं, और ब्लैक मार्कर में हमने मान लिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही प्रोटॉन हैं। सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में बराबर हैं, इसका मतलब क्या ये दोनों उदासीन हैं? बिल्कुल बेटा, ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, उदासीन। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों में ही है बराबर। इसका मतलब इन दोनों ही बॉडी पर कोई आवेश नहीं होगा। बात समझ आई? लेकिन इस पूरे सिस्टम पर अगर मैं टोटल आवेश की बात करूं तो टोटल आवेश कितना होने वाला है बताओ मुझको। रेड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो रेड में है इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, देखो रेड में है 5, ब्लैक में है कितने 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 + 10 कितना होता है 15, ठीक है। अच्छा बताओ मुझको प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 5 + 10 15 है सर प्रोटॉन भी। अब हमने क्या किया, घर्षण के द्वारा इस ब्लैक मार्कर में से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए रेड मार्कर को, ठीक है। तो देखो सिस्टम फिर विलगित निकाय का कैसा बनेगा। अब उस केस में बताओ मुझको रेड मार्कर में अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर 5 पहले से थे, 3 हमने दे दिए, टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो सर कुछ होगा नहीं, जितने पहले थे उतने ही अब रहेंगे।
समझ आ गई बात। अब देखो ब्लैक मार्कर की बात। ब्लैक मार्कर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ब्लैक मार्कर में सर पहले 10 थे, निकाल दिए 3, बच गए 7, तो होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होंगे सर? सर प्रोटॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हम। प्रोटॉन सर नाभिक में होता है, ये जाना नहीं चाहता। प्रोटॉन नाभिक में होता है, ये नहीं निकले कैसे ही। अब बताओ मुझको इस निकाय में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस निकाय में इलेक्ट्रॉन सर अभी गिन देता हूं मैं, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन सर गिन देता हूं अभी, 5 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं? सॉरी प्रोटॉन, तो टोटल हो गए 15 प्रोटॉन। पहले कितने थे? पहले भी इतने थे। अब कितने हैं? अब भी इतने हैं। इसका मतलब ना तो चार्ज उत्पन्न हुआ, ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही आवेश नष्ट हुआ। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का संरक्षण का गुण। समझ आ गई बात? अगली प्रॉपर्टी देखिए। अगली प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, इस अगली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। वैसे आ जाएगा समझ में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अगला गुण है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। सर ये तो शब्द सा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हमने कभी सुना नहीं है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, इसका क्या मतलब है? क्वांटीकरण का मतलब होता है, एक तरीके से इसको अगर मैं बोलूं ना, तो आप पैकेट बोल सकते हैं। पैकेट होता है ना किसी चीज का, या बंडल होता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाओ, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 1 लीटर वाली। अब आप उससे बोलो कि मुझको इसमें से 200 ml चाहिए, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। या तो आप 1 लीटर लीजिए, या आप 2 बोतल लीजिए, या 3 बोतल लीजिए। ऐसे आप पैकेट वाला दूध लेने जाओ, उसके पास आधा किलो का पैकेट है, आप उससे बोलो 100 ml चाहिए, वो देगा क्या? नहीं देगा। वो पैकेट में देगा आपको। इसका मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? वो जो एक पैकेट है उसको हम बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। सर उस एग्जांपल का इससे क्या लेना देना, अभी बताएंगे ना हम। उसको हम क्या बोलते हैं? एक पैकेट को क्वांटम। और इस प्रक्रिया को, जिसमें हम दूध की जो थैली है उसको हम क्या देते हैं? एक फिक्स जो उसका मान है उसके गुणज में देते हैं। जैसे कि मान लो 500 ml की आपके पास दूध की थैली है, तो अगर किसी ने मांगे तो वो 500 ml की दूध की थैली मांगेगा, ठीक है। इसका मतलब 500 ml के गुणज में थैलियां मांगेगा। जैसे 5 थैली, 6 थैली, 5.5 थैली नहीं मांग सकता, 6.5 थैली नहीं मांग सकता। अब आवेश में क्या होता है सर इसका मतलब, और आवेश में क्वांटम क्या होता है? देखो आवेश में हमने क्या देखा था, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और अगर किसी भी बॉडी पर आवेश है, ये मान लीजिए एक द्रव्य है, इस द्रव्य पर अगर कोई भी आवेश है, जैसे कि मान लीजिए जितना भी आवेश है, तो अगर इस द्रव्य पर कोई भी आवेश है तो वो आवेश इस मूलभूत इकाई, कौन सी इकाई है ये? मूलभूत आवेश इकाई। मूलभूत आवेश इकाई। इलेक्ट्रॉन ही क्यों है सर, प्रोटॉन क्यों नहीं है? प्रोटॉन का तो आदान प्रदान होता ही नहीं है ना, इसलिए उसको लेते नहीं है। तो मूलभूत आवेश इकाई जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो किसी भी द्रव्य पर चार्ज इस मूलभूत आवेश इकाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है इसका? पूर्ण गुणज होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इस बॉडी पर अगर कोई चार्ज है तो वो ऐसे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, या तो जैसे कि मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2.2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसका मतलब किसी भी द्रव्य पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का इस मूलभूत आवेश की इकाई का पूर्ण गुणज होता है। और आवेश का अगर मुझे क्वांटम लिखना हो तो आवेश का क्वांटम क्या हुआ सर? मैं बताऊंगा, तुम बता दो। तो ये क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का क्वांटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
तो ये आवेश का क्वांटम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज में ही किसी भी द्रव्य पर आवेश आएगा। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, ऋणावेशित भी हो सकता है और धनावेशित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 0.2 चार्ज आ गया। अब देखिए, आपने कुछ सुना होगा कि कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं क्वार्क, और हमने सर सुना है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं। वो कण जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं, जिनमें कुछ टाइप भी होते हैं। अब उन क्वार्क पर आवेश जो होता है वो 1/3 होता है, 1/3 इलेक्ट्रॉन का या फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन का होता है। सर इन पर तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं है ये। लेकिन बेटा एक बात समझ लेना, इन क्वार्क पर अगर आवेश होता भी है इतना, लेकिन इन क्वार्क का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व इन पर नहीं होता। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये इंडिविजुअल नहीं होंगे, ये आपस में ऐड होके कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश ही बनाएंगे, तभी इनकी वजह से आवेश आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि किसी भी द्रव्य पर आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज ही होगा। इसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। समझ आ गई बात? देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे पहले के 2 लेक्चर देखने हैं तो आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस किसी और को काम आ सकते हैं, कोई और है जो इनको हिंदी में पढ़ सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ इनको शेयर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।